नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीराम गौतम। ऐसा लगता है कि हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भारत को जल्दी से जल्दी अमेरिका बना देना चाहता है। अमेरिका डेवलपमेंट के हिसाब से नहीं, बल्कि जो उच्छृंखलता, जो खुलापन, जो सामाजिक तौर पर मर्यादाएं वहां नहीं है, उस सबको भारत में लागू करा देना चाहता है भारत का सुप्रीम कोर्ट। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी पिछले दिनों या उससे पहले 2-4-5 सालों में ऐसे कई सारे फैसले आए हैं जो साफ तौर पर भारतीय संस्कृति को तहस नहस करने वाले हैं। भारतीय जो एक सांस्कृतिक चेतना है, जो सोच है, जो पारिवारिक परंपरा है, उसको तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार बार ऐसे फैसले देता रहता है, जिससे जो पारिवारिक ताना बाना है, जो भारतीय सांस्कृतिक सोच है, वो तहस नहस हो जाए और भारत में भी यूरोप अमेरिका जैसी कल्चर लागू हो जाए। ऐसा चंद्रचूड़ के जमाने में खूब हुआ था। बाद में भी दूसरे जजों ने ऐसे कई फैसले दिए। चंद्रचूड़ ने पुरुष के पुरुष से विवाह को स्वीकृति दी, महिला के विवाह को स्वीकृति दी, जो कि पूरी तरीके से अप्राकृतिक है। ये जो विवाह है, ये प्राकृतिक एक व्यवस्था को ही लागू करने की सामाजिक मान्यता है। प्रकृति में भी नर और मादा का ही मिलन होता है, नर नर का और मादा मादा का नहीं होता। लेकिन विदेशों में ये मान्य है और इसी को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश में लागू कर दिया। उसके बाद में दूसरे भी कई ऐसे ही मामले आए जिसमें अप्राकृतिक जो चीजें थी उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हुए मान्यता दे दी गई। उसके बाद में मामला आया बच्चों को लेकर। अभी एक ताजा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसमें हालांकि उन्होंने जो फैसला लिया वो कुछ हद तक सही है, लेकिन उस फैसले में जो चीजें जोड़ी गई हैं वो भारतीय जो पारिवारिक संस्था है, जो सोच है, उसको तहस नहस करने वाली और बच्चों से उनका बचपन छीनने वाली है, जिसको लेकर मीडिया में सुर्खी बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट की है। आप इसे रिक्वेस्ट कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि सलाह दी है कि केंद्र सरकार पॉक्सो के जो कानून है उसमें रोमियो जूलियट की क्लॉज को सम्मिलित करें। ये सुर्खियां आपने तमाम अखबारों में देखी होंगी, डिजिटल चैनल्स पर देखी होंगी, तमाम वीडियो में देखी होंगी। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे और बताएंगे कैसे ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, तमाम कानूनों के खिलाफ है, तमाम साइंटिफिक सोच के खिलाफ है, और इसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस देश में लागू करने की बात हो रही है क्योंकि ये अमेरिका यूरोप में पहले से चल रहा है। उससे पहले जस्टिस ओका की एक अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में ही, पिछले साल की बात है, करीब 6-7 महीने पहले की, एक फैसला दिया था पॉक्सो के ऐसे ही केस में, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने दुराचार किया था, उस बच्ची को बहला लिया था और वो बच्ची भी उससे इतना ज्यादा आकर्षित हो गई थी, उसने कोर्ट में कह दिया था कि मैं इसी के साथ रहना चाहती हूं, जबकि उस व्यक्ति के दुराचार की वजह से वो कम उम्र में मां भी बन गई थी और बाद में उस पर डिपेंडेंट भी हो गई थी। और जस्टिस ओका की अदालत ने आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए, उस अपराधी को, जो उस बच्ची का दुराचारी था, उसको राहत दे दी थी और दोनों को साथ रहने की इजाजत दे दी थी। ऐसा ही मामला जस्टिस नागरत्ना की अदालत में भी आया और उन्होंने भी मिलता जुलता ही फैसला दिया और यह कहने की कोशिश की कि क्या अब बच्चों का जो प्यार है उसको अपराध घोषित किया जाएगा।
यानी उन्होंने ये जो संबंध होते हैं नाबालिगों के, इसको प्यार कह के वैलिडेट करने की कोशिश की थी। अभी जो ताजा फैसला है जस्टिस करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की अदालत ने, उसमें इस चीज को जोड़ दिया गया है और सरकार से यह कहा गया है कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो नाबालिग बच्चे हैं, इनमें अगर आपसी सहमति से संबंध स्थापित हुए हैं तो उसको अपराध न माना जाए। आप कहेंगे कि इसमें क्या गलत है, और ज्यादातर लोग जो इस पूरे मैटर की व्याख्या कर रहे हैं वो इसी दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं ये वही चाल है जो चंद्रचूड़ के जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में स्वीकार कर ली थी और उसके आधार पर यह कह दिया था कि 18 साल से ज्यादा उम्र के जो दो वयस्क हैं उनके बीच में आपसी सहमति से बना हुआ संबंध अपराध नहीं माना जाएगा। और इसके तहत साफ तौर पर अगर इसका दूसरा मीनिंग निकाला जाए तो देश के अंदर व्यभिचार करने की छूट या कानूनी मान्यता अब सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। और ऐसा करते हुए उन्होंने आईपीसी की एक धारा को भी खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी महिला अगर अपने पति की मर्जी के खिलाफ या पति की सहमति के बिना किसी पर पुरुष से संबंध बनाती है तो वो फिर अपराध नहीं माना जाएगा उस पुरुष के लिए। यानी विवाह से बाहर संबंध बनाने को सुप्रीम कोर्ट ने बालिगों के लिए इजाजत दे दी थी। अब उसी इजाजत को नाबालिगों के लिए भी लागू करने की कोशिश या करवाने की कोशिश रोमियो जूलियट क्लॉज के द्वारा की जा रही है। इसके परिणाम समाज में क्या होंगे अगर वो समझने हैं तो अमेरिका और यूरोप में ही जाकर उनको देखना पड़ेगा। आज अमेरिका और यूरोप में 18 साल से कम उम्र में मां बनने वाली बच्चियों की संख्या बहुत ज्यादा है और वहां तो वो लोग बच्चों को अगर प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो बच्चों को अनाथालय छोड़ देते हैं और अनाथालय उनको पालते हैं। वहां बच्चे पैदा करने के लिए विवाह की कोई कानूनी जरूरत नहीं है और इसे समाज वहां का गलत भी नहीं मानता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारतीय सोच में स्त्री पुरुष के संबंध केवल तभी मान्य है, तभी स्वीकार्य है जब उन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध हो, यानी सामाजिक मान्यता हो। लेकिन अब इसी मान्यता को तोड़ने की कोशिश पहले ही की जा चुकी है बालिगों के लिए और अब बच्चों के संदर्भ में भी इसको करने की कोशिश की जा रही है। फिल्मों ने जो भारतीय संस्कृति को तहस नहस करने की कोशिश पिछले 50-60 साल से चला रखी थी उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी से वो कोशिश कामयाब हो सकती है। आप सोचिए कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा कानूनी फैसला लेने के लिए उसे सही नहीं माना जाता है, लेकिन जिंदगी के फैसले लेने के लिए उसको आप बालिग मान रहे हैं। आप उसकी सहमति कानून के दायरे में सहमति नहीं है, इसको इस आधार पर खारिज कर रहे हैं कि उन दोनों के बीच में आकर्षण है और दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। ये जो रोमियो जूलियट क्लॉज है ये कहती है कि अगर दो नाबालिग बच्चे और उनकी उम्र में 2 से 4 साल से ज्यादा का फर्क नहीं है तो अगर उनके बीच में संबंध होता है तो उसको अपराध न माना जाए। क्या ये छोटे बच्चों को ऐसे संबंध बनाने के लिए प्रेरित नहीं करेगा? वजह कही गई है कि पॉक्सो के केसेस में दोनों की सहमति होती है, लेकिन लड़की के घर वाले लड़के को फंसाने के लिए उस पर पॉक्सो का केस लगा देते हैं। साइंटिफिकली जो यूएन का लॉ है उसके तहत 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें बच्चा ही माना जाता है, 18 साल से ऊपर वाले को बालिग माना जाता है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं
तो फिर दूसरा बदलाव करिए, तब तो वो ठीक है। आप शादी की उम्र को लड़के और लड़की के लिए 16 साल कर दीजिए। अगर आपके हिसाब से उनके संबंध वैलिड है तो फिर शादी वैलिड क्यों नहीं है? आप शादी को अवैध कह देते हैं। शादी 18 साल से कम उम्र की लड़की की होती है, आप उसको गलत मानते हैं, उसको मानते ही नहीं है। लड़का 21 साल से कम का है, आप उसको मानते ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो अनैतिक और व्यभिचार करते हैं, आप उसको प्यार का नाम देकर वैलिड करने की कोशिश कर रहे हैं या वैलिड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो साफ तौर पर भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, भारतीय मान्यताओं के खिलाफ है। हालांकि मजहबी लोगों में निकाह के कानून के तहत ये वैलिड माना जाता है कि अगर 15 साल की उम्र की लड़की है तो वो निकाह कर सकती है और उसके निकाह को अवैध नहीं कहा जा सकता। इसको लेकर केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ रही हैं, और ये होना भी चाहिए। अगर हिंदू लड़की विवाह के लिए 18 साल में बालिग हो रही है, क्रिश्चियन लड़की भी 18 साल में बालिग हो रही है, सिख लड़की भी 18 साल में बालिग हो रही है, तो फिर मुस्लिम लड़की कैसे 15 साल में बालिग मानी जा सकती है? वो कहते हैं कि ये उनके मजहब के अनुसार है, धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है। साइंस क्या धार्मिक स्वतंत्रता के हिसाब से चलेगी? अगर धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है तो फिर 16 साल या 15 साल की मुस्लिम लड़की को वोट देने का भी अधिकार होना चाहिए, क्योंकि आपके हिसाब से वो बालिग हो गई है। लेकिन आप ऐसे तर्कों को स्वीकार नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ जो फिल्मों ने एक कंसेप्ट दे दिया प्यार का, उसे आप प्यार मानकर लोगों को यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बच्चे भी आपस में प्यार करते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इससे समाज की स्थिति वही हो जाएगी जो अमेरिका की है। अनैतिक संबंध बढ़ेंगे, परिवार टूट जाएंगे, क्योंकि अगर बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानेंगे, उनके हिसाब से वो नहीं चलेंगे, जो कि अभी जैसा कि कानून भी मानता है कि 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा है वो अपना बुरा भला नहीं सोच सकता। उसके बुरे भले सोचने की जिम्मेदारी उसके गार्जियन या माता पिता की है। लेकिन इस मामले में आप उनको छूट देने की जो कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में उनके भविष्य से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप उनके भविष्य को बर्बाद कर देना चाहते हैं, और तर्क यही दे रहे हैं कि जो लोग आज के बच्चे हैं कल के नेता बनेंगे, कल के भारत के भाग्य विधाता बनेंगे, आप उन्हें प्यार करने के लिए अपराधी कैसे घोषित कर सकते हो? ये जो फिल्मों ने कंसेप्ट दे दिया ना प्यार का, ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि हमारे यहां शास्त्रों में इसको प्यार नहीं, इसे काम कहते हैं, आकर्षण कहते हैं। और उसके 8 वेद होते हैं, 4 वर्चुअल है, 4 एक्चुअल है। ये वर्चुअल में आता है, किसी व्यक्ति का किसी के प्रति आकर्षण होना, ये काम के ही तहत आता है। और हमारे यहां बैलेंस की बात की गई है। आचार्य चाणक्य ने एक सूत्र लिखा था, धर्मार्थ काम मोक्षाणि यस्यो कपि विद्यते जन्म जन्मनि मर्त्यसु मरणम तस्य केवलम। यानी व्यक्ति जो काम जो भी कर रहा है उसके पीछे यही 4 कारण हैं। या तो वो धर्म के लिए कर रहा है, या अर्थ के लिए कर रहा है, या काम के लिए कर रहा है, या फिर मोक्ष के लिए कर रहा है। जो कोई इन 4 कारणों के अलावा कुछ भी करता है वो व्यर्थ है। और इसीलिए हमारे देश के सभी मंदिरों में धर्म अर्थ काम तीनों का ही चित्रण है, क्योंकि ये प्राकृतिक है और ये बैलेंस जरूरी है। इसमें किसी भी एक चीज को न नकारा जा सकता है और न किसी एक चीज को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा सकता है। लेकिन विदेशों में सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों की बात होती है। वहां न मोक्ष की बात होती है, न वहां धर्म की बात होती है। वहां सिर्फ अर्थ और काम की बात होती है। इसलिए उनकी संस्कृति बहुत पहले नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है।
भारतीय संस्कृति 8000 साल से भी पुराने समय से कंटिन्यू इसीलिए है क्योंकि इसका आधार परिवार है और परिवार का आधार समाज है। समाज की कुछ मान्यताएं हैं, समाज की नैतिकताएं हैं और लोग उन नैतिकताओं का पालन करते हुए पारिवारिक जीवन जीते हैं। आप अगर उस नैतिकता को खत्म कर देंगे, सामाजिक मान्यताओं को खत्म कर देंगे, तो परिवार भी अपने आप खत्म हो जाएंगे और उसके बाद में समस्याएं ही पैदा होंगी, जैसे कि दूसरी समस्याएं पैदा हो चुकी हैं। हमारे देश में पहले अस्पताल नहीं हुआ करते थे, पहले वृद्धाश्रम भी नहीं हुआ करते थे, पहले बीमा भी नहीं होता था। उसकी वजह यह है कि हर व्यक्ति की अस्पताल की, बीमा की, वृद्धाश्रम की सारी जरूरतें परिवार में पूरी हो जाती थी। तब विकलांग पेंशन की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अगर परिवार में कोई व्यक्ति विकलांग है तब भी परिवार उसका भरण पोषण करता था, बच्चा है तब भी भरण पोषण करता था, बुजुर्ग हो गया है तब भी परिवार की ही जिम्मेदारी थी, बीमार है तब भी परिवार ही उसकी सेवा शुश्रूषा करता था। इसलिए परिवार अपने आप में स्वावलंबी था और परिवार जिस गांव में रहता था वो भी अपने आप में स्वावलंबी था। लेकिन इस उपभोक्ता कल्चर ने सबसे पहले गांवों को खत्म किया, परिवारों को भी वो धीरे धीरे खत्म करने लगे। जो संयुक्त परिवार होते थे अब वो न्यूक्लियर फैमिली में बदल गए हैं, जो पति पत्नी से शुरू होती है और बच्चों पर जाकर खत्म हो जाती है, जिसमें बाकी किसी के लिए कोई जगह नहीं है। अब ये उसको भी खत्म कर देना चाहते हैं, ये उसको ओपन कंसेप्ट दे देना चाहते हैं। जैसा हमने बताया कि दो बालिगों के बीच में जो संबंध है वो स्वीकार कर रहे हैं उसको। तो फिर आप ये बताइए कि अगर छूट सबको है तो फिर पति परिवार क्यों चलाएगा, पत्नी घर संभालेगी क्यों? दोनों ही अपनी मर्जी करेंगे। और अब आप बच्चों को भी अपनी मर्जी करने के लिए कह रहे हैं कि सरकार रोमियो जूलियट क्लॉज बना दे। ये बहुत बड़ी साजिश है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में ग्लोबल सिटीजन्स जाकर बैठ गए हैं, वो भारतीय संस्कृति को से अपने आप को बिल्कुल ही अलग कर देना चाहते हैं। इस कड़ी में एक जिक्र और करते जाते जाते, जस्टिस सूर्यकांत ने भी इसी तरीके का बयान दिया था सीजेआई बनने से पहले। उन्होंने कहा था कि जो विवाह की संस्था है ये स्त्रियों को गुलाम बनाने का तरीका है। आप सोचिए, या तो उनकी समझ नहीं है सामाजिकता की, भारतीय संस्कृति की, या फिर वो विदेशी सोच से ज्यादा प्रभावित है। विदेशी परिवार में तो ये कहा जा सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में श्रम का विभाजन है, हर चीज का उसकी कुशलता का विभाजन है। पुरुष को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो बाहर जाकर परिवार के लिए संसाधन जुटाएगा, और स्त्री की जिम्मेदारी यह है कि वो उन संसाधनों के हिसाब से परिवार की पूरी मैनेजमेंट करेगी। इसमें दोनों एक दूसरे का न तो कोई मालिक है न कोई गुलाम है। पति पत्नी जो शब्द है उसका भी मीनिंग ये है। पति का मतलब स्वामी नहीं है, स्वामी से मतलब वो दोनों जो विवाह के कंसेप्ट में अर्धांगिनी कहा जाता है या पुरुष को अर्धांग कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के शासक या नौकर नहीं है। ये कंसेप्ट है भारतीय विवाह पद्धति का। लेकिन अफसोस की बात है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश इस कंसेप्ट को नहीं जानता है। वो ये कहता है कि विवाह के द्वारा महिलाओं को गुलाम बनाया जाता रहा है, जबकि वो भूल जाता है कि विवाह करने के बाद जो स्त्री होती है उसको आर्थिक चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये चिंता उसका पति करता है, और पति को घर की चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये चिंता उसकी पत्नी करती है। ये भारतीय संस्कृति है। पर हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए जज, जो अपने क्षेत्र के भी विशेषज्ञ नहीं होते हैं, हर क्षेत्र में घुसकर
उसके नियम कानूनों को तोड़ने मरोड़ने, अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 850 से ज्यादा जज हैं। उनमें से 50 भी पीएचडी नहीं होंगे लॉ में, यानी वो अपने जो सब्जेक्ट है उसके भी विशेषज्ञ नहीं है। उसके बावजूद वो पूरे देश को अपने इशारों पर चलाना चाहते हैं। बाकी दूसरे डिपार्टमेंट में जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हीं को सर्वोच्च पद मिलता है। शिक्षा क्षेत्र में पीएचडी, डीलिट तमाम डिग्रियां लेने के बाद व्यक्ति शिक्षाविद बनता है। मेडिकल क्षेत्र में एमबीबीएस के बाद एमएस करता है, एमडी करता है, डीलिट करता है, तमाम दूसरी डिग्रियां लेता है, विशेषज्ञता प्राप्त करता है, तब जाकर वो बड़े पद पर पहुंचता है। हर क्षेत्र की यही बात है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जुडिशरी में खाली एलएलबी कर लेने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा बन सकता है, अगर कॉलेजियम उस पर कृपा कर दे और उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बना दे तो। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? हमने आपके सामने वो बात स्पष्ट कर दी है जो बाकी लोग नहीं कह रहे हैं कि रोमियो जूलियट क्लॉज शामिल करने से पॉक्सो के अंदर क्या नुकसान हो सकते हैं, कितना बड़ा देश के अंदर भूचाल आ सकता है। क्योंकि फिर जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उनको यह पता चल जाएगा कि वो कुछ भी करें, पॉक्सो के केस नहीं लगेंगे और इस तरीके से सामाजिक मर्यादाएं पूरी तरीके से टूटती हुई नजर आएंगी। परिवार दुखी होने के अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे, जबकि होना यह चाहिए कि इसकी जानकारी बच्चों को दी जाए कि बालिग होने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बालिग होने तक आप बच्चे हो, बच्चे की तरह आपको रहना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गैर जरूरी तौर पर इस मामले में इस टिप्पणी को जोड़ा। बाकी जो दूसरी बातें उन्होंने इस केस के दौरान कही थी वो ठीक थी, लेकिन इस पूरे केस में इस चीज की चर्चा हो रही है, इसलिए हमने भी इसी पर चर्चा करके आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो रोमियो जूलियट वाला मामला है ये देश के समाज के लिए कितना घातक हो सकता है। हालांकि सरकार इस पर इतनी आसानी से कोई चर्चा या कानून बनाएगी उसकी संभावनाएं अभी तो फिलहाल नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी कुचेष्टा कर रहा है तो उसकी आलोचना होनी ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत।